हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जेईई मेन एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक किया होगा और हम लोग मोशन की तरफ से आपके सामने लेकर के आए हैं 25 जून शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स सेक्शन। आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को जानेंगे। मैं हूं विपिन शर्मा, सीनियर मैथ्स फैकल्टी मोशन आईआईटी जेईई कोटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, सेट ए आपको दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि a माइनस बी -1 से 1 होगा, b माइनस ए आर -3 से 1 होगा, a इंटरसेक्शन b -3 से क्लोज -1 होगा या a यूनियन b r माइनस क्लोज 1 से ओपन 3 होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले मॉड x प्लस 1 लेस देन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मॉड x प्लस 1 लेस देन 2 का मतलब है -2 से x प्लस 1 चलेगा कहां तक, 2 तक। करेक्ट है। तो यहां से आप देख सकते हैं x जो है उसका इंटरवल आ जाएगा -3 से 1। इसका मतलब सेट A जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऐसे x को रिप्रेजेंट कर रहा है जो -3 से 1 तक चलेंगे। ओके, उसके बाद आइए हम सेट B पर आते हैं। सेट B में हम देख सकते हैं मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है x माइनस 1 जो है वो -2 से छोटा या बराबर है और x माइनस 1 2 से बड़ा या बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x माइनस 1 से छोटा या बराबर या फिर x 3 से बड़ा या बराबर आ जाएगा। करेक्ट है। और यहां से इन दोनों का जो यूनियन होगा, क्योंकि और का मतलब यूनियन होता है, वो आएगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से इन्फिनिटी। इन दोनों को निकाल लेने के बाद अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब आपको a माइनस बी, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, a यूनियन b ये सब निकाल करके देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन ने देखा a तो आया है -3 से 1 और b आया है -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से इन्फिनिटी। एक बार मैं आपको नंबर लाइन पर इनको प्लॉट करके बताता हूं। देखो बी सेट जो है वो है -∞ से क्लोज -1 और फिर क्लोज 3 से इन्फिनिटी तक, मानते हो। उसके बाद अपन सेट ए को भी यहां पर लोकेट कर देते हैं, जो कि कहां पर है, -3 से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है 1 तक। तो सेट ए और सेट बी आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अब आप देखिए a माइनस बी का मतलब क्या होता है। a माइनस बी का मतलब है वो सभी वैल्यूज जो a में तो हों लेकिन b में नहीं हो, a में तो हों लेकिन b में नहीं हो। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा b है, दिख रहा है आपको, जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड कर दिया है वो पूरा b है, और जो ब्लू कलर से शेड नहीं हो रहा है ये वाला पोर्शन वो पूरा a है। अब ध्यान से देखना, तो मैंने बोला a माइनस बी का मतलब वो सब वैल्यूज जो a में तो हों लेकिन b में नहीं हो। तो आप देख सकते हो a में कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो b में नहीं है, वो है ये वाली वैल्यूज। करेक्ट है। -1 तो आपके पास b में आ ही रहा है तो -1 पर ओपन लगेगा, तो इसका मतलब ये तो -1 से 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए था। करेक्ट है। तो अब देखो b माइनस ए पर हम आते हैं। अगर मैं b माइनस ए को देखूंगा तो बिल्कुल वही बात, अब मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो b में तो हो लेकिन a में नहीं हो, जो b में तो हो लेकिन a में नहीं हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो b में है लेकिन a में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। वो वैल्यूज ये वाली हैं बच्चों। देखो आपका a कहां है, a है -3 से 1 तक, a है -3 से 1 तक। तो इसके पीछे वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी कि -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर ओपन लगा हुआ है, और 1 के बाद वाली जो वैल्यूज हैं, लेकिन 1 के बाद भी वो वाली वैल्यूज जो b में होनी चाहिए। तो 1 से 3 के बीच की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 के बाद की। ठीक है, यानी कि क्लोज 3 से इन्फिनिटी। ये आपके पास b माइनस ए आने वाला है। तो b माइनस ए आपके पास होगा -∞ से -3 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से इन्फिनिटी, जिसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं रियल माइनस ओपन -3 से 3। करेक्ट है, रियल माइनस
ओपन -3 से 3, जबकि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है यहां पर, रियल -3 से 1। इसका मतलब यही इनकरेक्ट था, तो आपका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रिपीटेड हैं और वो अल्फा है। रिपीटेड रूट मतलब दोनों ही रूट्स उसके सेम है और अल्फा के बराबर है। अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और फिर अल्फा और बीटा किसी दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई है, आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 37, 58, 68 और 92। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको पहली वाली जो क्वाड्रेटिक है उसमें रिपीटेड रूट का है, तो उसके रूट्स हमने अल्फा और अल्फा ले लिए। करेक्ट है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा करूंगा तो मेरे पास 2b/a यानी कि सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2b/a। इज इट ओके? उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगा अल्फा स्क्वायर तो आ जाएगा c/a यानी 15/a के बराबर। बिल्कुल सही बात है, अल्फा स्क्वायर आ गया 15/a के बराबर। अब यहां से जो अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी b/a, उसको मैं इस रिलेशनशिप में रख देता हूं। तो जब मैं इस रिलेशनशिप में रखूंगा, यानी कि अल्फा की जगह b/a रख रहा हूं, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 15/a। यहां से मेरे पास b² की वैल्यू आ रही है 15a। करेक्ट है, ये मेरे पास b² की वैल्यू आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने को दूसरी क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा थे। यहां से अपन ने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, यहां से अपन ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसको अपन पलट कर ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 2b, तो आप यहां पर वैल्यू जब रख दोगे तो ये 4b² हो जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 21, तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 42। अब हमारे पास 4b² माइनस 42 आ चुका है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि अब मुझे कहीं से भी b² की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखिए, मुझे पता ही है कि b² बराबर 15a है। ओके, तो अब अल्टीमेटली अगर मैं a की वैल्यू निकाल पाया तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू b/a आई है और अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। आइए हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। तो b² माइनस 2b इंटू b/a प्लस 21 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा b² माइनस 2b² प्लस 21a² इज इक्वल टू 0। b² की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 15a थी। तो आइए 15a हम यहां रख देते हैं। तो 15a माइनस 2 इंटू 15a इंटू a प्लस 21a² इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, 15a माइनस, ये हो जाएगा 30a² माइनस 30 प्लस 21 इज माइनस 9a²। तो आप देख सकते हैं यहां से a की दो वैल्यू संभव है, एक तो आएगी a बराबर 0 और एक आएगी a बराबर 15/9। 15/9 को आप लिख सकते हो 5/3, लेकिन a बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 अगर हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। ठीक है, बराबर 0 इज नॉट पॉसिबल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। अब देखो, हमें 4b² माइनस 42 चाहिए था और हमें पता है कि b² की वैल्यू है 15a, और अभी अभी हमें पता पड़ा है कि a की वैल्यू कितनी है, 5/3। जैसे ही आप ये 5/3 वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा 20, और 20 इंटू 5 100, एंड 100 माइनस 42 इज 58। सो 58 शुड बी योर आंसर। मैंने जो आपको बताया वो यहां पर किया गया, तो यहां से आप देख सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 58। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया से आया था। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z1 बार इज इक्वल टू आयोटा Z2 बार एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू पाई। देन आपको पूछा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई बाय 4 होगा या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस 3 पाई बाय 4 होगा या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पाई बाय 4 होगा या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस 3 पाई बाय 4 होगा। देखें इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले मैं इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूं। जब मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट लूंगा तो Z1 बार के ऊपर बार आ जाएगा, यहां पर आयोटा Z2 बार इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर बार आ जाएगा, तो माइनस आयोटा और यहां पर Z2 आ जाएगा, क्योंकि Z2 बार के ऊपर बार है तो वो Z2 ही बन जाएगा और यहां पर ये Z1 बन जाएगा। तो यहां से मुझे Z1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा Z2 मिल गया, करेक्ट है। अब मैं अगर देखूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 होता है, आप जानते हो, और ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, करेक्ट है। साथ में आपको एक चीज और दे रखी है, साथ में आपको एक चीज और दे रखी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बार पाई है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार आप इसको लिख सकते हो। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, तो यहां पर ये पाई हो जाएगा, करेक्ट है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और यहां से आपके पास हो जाएगा ये माइनस, भाई Z2 बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर Z2 का थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 which is actually equal to pi. So we have got two equations, we have got two equations, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू निकालते हैं which is pi माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, करेक्ट है, और इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। जब हम यहां पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन के साथ प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 विच इज पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 is equal to pi by 2। From here आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, पाई बाय 4 के बराबर। इसका मतलब हमारा आंसर कौन हुआ, हमारा आंसर सी ऑप्शन हुआ। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आ रहा होगा बच्चों आपको। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि आपको गिवन है एक्स वाई जेड में इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल के इन द सेट। सेट क्या है, ऑप्शंस में दे रखा है आर माइनस माइनस 11 कॉमा 13, आर माइनस 13 या आर माइनस माइनस 11 कॉमा 11। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको डेल्टा निकाल करके नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। जैसे ही आप डेल्टा निकाल करके नॉट इक्वल टू 0 करोगे, देखिए क्या होता है, तो के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 121 आएगा। दैट मीन्स के कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 11 कॉमा 11। दैट मीन्स आपका आंसर डी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। एक लिमिट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan स्क्वायर x, ब्रैकेट में दे रखा है ट्वाइस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x प्लस 4 की पावर हाफ माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 6 साइन x प्लस 2 की पावर हाफ। ये किसके बराबर होगी, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आप इसमें देख सकते हो, फॉर्मेट चेक करोगे जब आप पाई बाय 2 डालकर, तो ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास इन्फिनिटी, ये बनेगा आपके पास 3 और ये भी बनेगा आपके पास 3। तो 3 माइनस 3 0, तो फॉर्मेट क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है।
और इसमें स्क्वायर रूट की प्रेजेंस है। जब ऐसा होता है तो हमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए। तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2, ये है tan स्क्वायर x, करेक्ट है। और अब आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। साइन को मैं थोड़ी देर के लिए s लिख रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। 3 साइन प्लस 4, यहां पर स्क्वायर रूट है, माइनस साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2, यहां पर भी स्क्वायर रूट है, अपॉन इसी को बीच का साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2, और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका होगा, करेक्ट है। ये कर दिया। अब इसके बाद कैसे करेंगे मैं आपको आगे दिखाता हूं। रैशनलाइजेशन करने के बाद आप देखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स इज माइनस 3 साइन एक्स एंड 4 माइनस 2 इज 2, करेक्ट है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप सीधे लिमिट पुट करके 3 प्लस 3 बना करके 6 को बाहर ले सकते हो, जैसे कि मैंने अगले स्टेप में 1/6 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस स्टेप में सॉल्व करने के लिए आप x को रिप्लेस कर सकते हो पाई बाय 2 माइनस h या पाई बाय 2 प्लस h से, ताकि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 की बजाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर कन्वर्ट हो जाए। जब मैं ऐसा करूंगा तो हर जगह जहां पर भी x है वहां पर मैं पाई बाय 2 माइनस h से रिप्लेस कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये 1/6 को तो मैंने बाहर निकाल ही लिया है, तो ये जो tan है ये cot में चेंज हो गया, और इसलिए मैं इसको नीचे लेकर गया 1/tan स्क्वायर h बना करके। जितने भी साइन थे ये कॉस में चेंज हो गए, कॉस स्क्वायर h माइनस 3 कॉस h प्लस 2। इसका फैक्टर करना बड़ा आसान है, c माइनस 1 और c माइनस 2 इसका फैक्टर होने वाला है। तो देखिए, और नीचे क्या है, नीचे है h स्क्वायर और बगल में है 6, और लिमिट किसकी चल रही है, h टेंडिंग टू 0 के। अब इसके बाद क्या करेंगे, सामने देखिए, लिमिट h अप्रोचेस 0 आ चुका है, 1/6 बाहर है, ठीक है। यहां पर मैं माइनस को एडजस्ट करता हूं तो 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 माइनस कॉस h, करेक्ट है। और नीचे है h स्क्वायर, आपको पता ही है 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर तो 1/2 होता है। और जब मैं h टेंडिंग टू 0 को यहां पर डालूंगा तो ये 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/6 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/12 should be our answer, which is sitting in option A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एरिया अंडर कर्व का। कैसे करेंगे, आपके सामने दोनों पैराबोलाज का मैंने ग्राफ बना रखा है। एक पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ये दोनों पैराबोलाज बने हुए हैं। ये दोनों पैराबोलाज जब आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेंगे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। एक का वर्टेक्स 1/2, 0 है, और एक का वर्टेक्स 3/4, 0 है, करेक्ट है। दोनों कहां पर टकरा रहे हैं, एक A पर और एक B पर। अगर आप A पॉइंट को निकालना चाहोगे तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 को आप सॉल्व कर लीजिए तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आप एक बार इसमें रख दीजिए, एक बार आप इसमें रख दीजिए, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी। कौन सी दो वैल्यूज आएंगी भाई, y स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब y की दो वैल्यूज हो गई, एक तो 1 और एक -1। तो इसका मतलब हमारे पास a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो 1,1 आएंगे, और b के आएंगे 1,-1। अब हमें जो एरिया निकालना है वो आपके सामने दिख रहा है आपको। अब आपको इसको कैसे निकालना होगा, आपको -1 से 1 तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना होगा बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को लेकर के सॉल्व करना है, यानी कि x2 माइनस x1 लेकर के सॉल्व करना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों कर्व जो आपके पास हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। जैसे पहले कर्व से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, y स्क्वायर प्लस 1/2। दूसरे कर्व से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 3/4। इन दोनों को यहां पर रखना है। उसके बाद देखिए -1 से 1 में आपको जाना है,
-1 से 1 में आपको जाना है। आप देख सकते हो कि ये दोनों फंक्शंस मिला करके अंदर इवन फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए आप लिमिट को चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस 0 से a fx, जो कि प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, -a से a वाली प्रॉपर्टी, उसको लगा करके आप यहाँ पर इंटीग्रेट करें। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। इंटीग्रेट करने के बाद आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास आंसर आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101 इन द एक्सप्रेशन, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, और x पॉजिटिव है, इज, इनमें से कौन कोफिशिएंट होगा x की पावर 101 का, ये पूछा जा रहा है। आइए हम देखते हैं पहले इस सीरीज को थोड़ा सा। अगर आप घूरो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक जीपी है, बिल्कुल लगेगा। और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, x अपॉन x प्लस 5 इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, करेक्ट है। अब कॉमन रेशियो आपके पास आ चुका है, तो अब अपन चलते हैं और इसका सम लिखते हैं। तो इसका सम किसके बराबर होगा, मान लो ये पूरी सीरीज s के बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a, उसके बाद r की पावर n। अच्छा n कितना है, कितने टर्म्स की जीपी है ये, भाई देखो x की पावर 0 से स्टार्ट होकर के x की पावर 500 तक जा रही है, यानी कि 501 टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पर आप 501 लगा दीजिए, -1 अपॉन x प्लस 5 -1, ये अप्लाई कर दिया, करेक्ट है। उसके बाद सामने देखिएगा x प्लस 5 की पावर 500, अब इसको सॉल्व करना है। यहां पर एलसीएम ले लिया, x की पावर 501 माइनस x प्लस 5 की पावर 501 अपॉन -5, क्योंकि x तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला एलसीएम नीचे आएगा और नीचे वाला एलसीएम ऊपर जाएगा, तो एक पावर कट करके नीचे बनेगा x प्लस 5 की पावर 500, विच गेट्स कैंसल्ड आउट बाय दिस x प्लस 5 की पावर 500, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए था, आपको x की पावर 101 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो वो आपको इसमें तो मिलेगा नहीं, आपको वो इसी में मिलेगा, तो इसी पर अपन अटैक करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बाद कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए यहां पर तो अपन पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। जानते हैं कि हमें x की पावर 101 यहां तो नहीं मिलने वाला, हमें x की पावर 101 इसी एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x प्लस 5 की पावर 501 को उठाएंगे और इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, 501 CR x की पावर 501 माइनस r और फिर 5 की पावर r, करेक्ट है। और हमें क्योंकि 101 चाहिए, तो हम यहां पर r की वैल्यू क्या डाल देंगे, हम यहां पर r की वैल्यू डाल देंगे 400, ताकि आपके पास x की पावर कितनी आ जाए, 101 आ जाए। तो हम r की वैल्यू जब 400 लेंगे तो 501c 400 आ जाएगा, और यहां पर 5 की पावर 400 आ जाएगा, यही तो कोफिशिएंट हुआ। लेकिन साथ में 1/5 भी है दोस्तों, इसको मत भूलना, तो 1/5 को भी यहां पर आप लगाइए। अच्छा, हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r होता है, तो इसको 501 माइनस 400 लिख सकते हो, और यहाँ पर एक 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 399। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए बच्चों, यानी कि 501C101 और 5 की पावर 399, दिस शुड बी योर आंसर विच इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सिटिंग इन ऑप्शन ए। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। एक नॉर्मल सीरीज आपको दे रखी है जिसको आप कई बार सॉल्व कर चुके हो अपने क्लास नोट्स में भी। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं s। क्या मान लिया हमने इसको, हमने इसको s मान लिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा साइड में लेकर आते हैं, इसको लिख दिया 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल 10 इंटू 3 की पावर 9, करेक्ट है। उसके बाद इस पूरी सीरीज में अगर आप जीपी का कॉमन रेशियो ढूंढोगे तो वो 3 मिलेगा, उससे आप इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म को आगे शिफ्ट कर देंगे,
तो आपके पास ये आ जाएगा, इसके नीचे आएगा 9 इंटू 3 की पावर 9 और प्लस 10 इंटू 3 की पावर 10 आगे चला जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो s में से 3s गया तो माइनस 2s बचा, यहाँ पर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल 3 की पावर 9 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 10। मजा आ गया क्योंकि हमें एक जीपी मिल गई, कितने टर्म्स की, 10 टर्म्स की। इसका सम हमें सीधा पता होता है, क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और यहाँ है माइनस 10 इंटू 3 की पावर 10। करेक्ट है। अब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है। अब आप एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 2। तो s की वैल्यू निकालने के लिए उस 2 को आपको इधर लाना पड़ेगा। 23 10 में से 3 10 माइनस कर दो तो 19 इंटू 3 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 4। दिस शुड बी योर आंसर विच इज सिटिंग इन ऑप्शन बी, विच इज सिटिंग इन ऑप्शन बी। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो सामने, जो मैंने किया वो का वही यहाँ पर किया हुआ है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट पी विद अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, एंड द पॉइंट 2 1 माइनस 2 इस पॉइंट से गुजरता है। लेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स x एंड y बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप रिस्पेक्टिवली। देन द पॉइंट्स, अब ऑप्शन में आपको दिया है कि आपको करना क्या है, आपको बताना है कि x और x प्लस वाई सेम साइड ऑफ p पर है या y और y माइनस x ऑपोजिट साइड्स ऑफ p पर है। इसी तरीके से दो ऑप्शंस और आपको दे रखे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, बट फॉर दैट आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन तो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इन दोनों गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो वी कैन यूज फैमिली ऑफ प्लेन्स p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हो r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कर दोगे आप, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन की इक्वेशन को आप कार्टेशियन में चेंज कर लो, r को आप क्या रख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर भी सेम काम 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 is equal to 0. Now this plane is passing through the point 2 1 and minus 2. तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5, ओके, प्लस लैम्डा ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 माइनस 5 इज 2, प्लस ये कितना हो गया, 4 में से 3 1 और यहाँ पर माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 लैम्डा है। तो फ्रॉम हेयर लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 को आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी प्लेन की इक्वेशन, मैं आपको इधर बताता हूँ। प्लेन की इक्वेशन आएगी, देखो x प्लस 2x इज 3x, 3y माइनस y इज 2y एंड माइनस z प्लस z कैंसल्ड आउट और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 यानी कि माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन P। अब इस प्लेन P पर हमें पोजीशंस चेक करनी है, किन की, x की, x प्लस y की, y की और y माइनस x की। इस तरीके से हमें पोजीशंस चेक करके बताना है कि कौन सेम साइड पर है और कौन ऑपोजिट साइड पर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने P1 प्लस लैम्डा P2 लगा करके आपके सामने, सबसे पहले मैंने P1 प्लस लैम्डा P2 लगा करके आपके सामने लैम्डा की वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने प्लेन की इक्वेशन निकाल दी। अब मैं x मुझे दे रखा है, x प्लस वाई में बना लूंगा, ठीक है, इन दोनों की पोजीशंस चेक कर लूंगा।
तो कैसे करते हैं पोजीशन चेक? अगर मुझे कोई पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी की पोजीशन चेक करनी है किसी प्लेन के अबाउट, तो मैं प्लेन के अंदर ए को भी डाल दूंगा, प्लेन के अंदर मैं बी को भी डाल दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वो सेम साइड पर कहलाते हैं, समझ गए? और अगर ये प्रोडक्ट कहीं नेगेटिव आ गया तो फिर ए और बी ऑपोजिट साइड पर कहलाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे x और x प्लस वाई जो है उनको डालने पर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड। x और y माइनस x में अगर आप डालोगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि वो सेम साइड पर लाई करते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे x और y को चेक करना है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं। और डी ऑप्शन में x प्लस वाई और x माइनस वाई को चेक करना है, उनको अगर हम चेक करेंगे तो प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आता है, मतलब वो ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर। A circle touches both the y-axis and the line x plus y is equal to 0. Then the locus of its center is. Locus क्या होगा? ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको देखिए। एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। किस लाइन को? x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन को। ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से गुजरेगी। और ये सर्कल जो है इस लाइन को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है। y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेडियस होगी वही सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगी। करेक्ट बात है, ये तो मानते हैं अपन। अच्छा, हमें सेंटर का लोकस निकालना है, तो हम थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है r बराबर तो h है ही। तो एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। एक रिलेशन ये आएगा कि सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, जो कि लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 और सर्कल से बना है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? वो भी रेडियस यानी कि h के बराबर ही होना चाहिए। करेक्ट है। तो हम सिंपली cm बराबर रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि h लगा देंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k और लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई है। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद रिलेशन ये आने वाला है। इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2hk इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर आएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy आपका आंसर होना चाहिए, विच इज सिटिंग इन ऑप्शन डी। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलना है आपको और आपके पास आंसर अपने आप डी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इन अ राइट सर्कुलर कॉनिकल वेसल, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स डाउनवर्ड्स है, of height 35 centimeter and diameter 14 centimeter. When the height of the water level is 10 centimeter, the rate जो कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में निकालनी है, at which the wet conical surface area of the vessel increases is. ऑप्शंस आपको दे रखे 5, √21/5, √26/5 या √26/10। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखा है, अभी तो सिलेक्ट किया ही था ना मैंने, आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखा है जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड्स है इस तरीके से, लाइक दिस। करेक्ट है। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी बेस की और यहां पर हाइट भी होगी, ठीक है। तो डायमीटर आपको इसका दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है आपको इसकी 35 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर the rate at which the wet conical surface area of the vessel increases is। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर जब रेडियस r रही होगी तब हाइट h रही होगी। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। कौन कौन से? O P Q
आर अगर मैं पॉइंट का नाम दूं और इसको एम नाम दूं, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल MRQ, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो R/7 शुड बी इक्वल्स टू H/35, यानी कि 7 से कटने के बाद H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5R आ जाएगी, करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए H बराबर 5R मिलने के बाद dV/dt हमें क्वेश्चन में 1 दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेट दे रखा है, वॉल्यूम होता है πr² H/3 बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1। उससे पहले H को आपको 5R लिखना पड़ेगा। 5R लिखने के बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से dr/dt की वैल्यू आ जाएगी 1/5 πr²। अब आपको एरिया πrl पता ही है, स्लैंट हाइट को आप चेंज कर सकते हो √r² + h² से, दिस यू वेरी वेल नो। और h की वैल्यू कितनी है, 5R, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 25R², करेक्ट है। तो यहां से हो जाएगा 25R² + R², दैट मीन्स √26R। तो आपके पास जो एरिया है ना वो आ जाएगा √26 πr²। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि आपको यही निकालना था, तो dA/dt हो जाएगा √26 × 2πr × dr/dt। तो यहां पर आप देखिए √26 × 2πr और dr/dt की वैल्यू कितनी है, 1/5 πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करने, अच्छा r से r भी कैंसिल हो चुका है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए अब r की जरूरत है। तो 2√26/5r, यहाँ r की जगह पर मुझे r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे क्या दे रखा है, h बराबर 5r है और मुझे कहा है कि जब हाइट 10 सेंटीमीटर हो तब आपको निकालना है dA/dt। तो हाइट जब 10 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 2 होगी। तो यहां पर मैं रेडियस को 2 रख देता हूं, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा √26/5, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा कितना, √26/5 वुड बी माय आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर, bn आपको दे रखा है इंटीग्रल 0 से π/2 cos² nx/sin x dx, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन ऑप्शंस आपको दे रखे हैं b3 - b2, b4 - b3, b5 - b4, AP में है विद कॉमन डिफरेंस -2। इसी प्रकार से BCD ऑप्शंस पे आपको देख रहे हैं, जो दे रखे हैं, जो कि आप रीड कर सकते हो। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ऑप्शंस के अंदर आपको सब जगह डिफरेंस नजर आ रहा है, b5 - b4, b4 - b3, b3 - b2, हर जगह यही है। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, bn तो अपने पास है ही, अपन सबसे पहले bn - bn-1 को निकाल लेते हैं। इसको निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से π/2 में जो cos² nx है अपॉन sin x, इसमें से घटाना पड़ेगा 0 से π/2। अब आप n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, cos² n-1x अपॉन sin x। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? लिमिट सेम है तो आप इंटीग्रल को एक ही बना सकते हो। तो अब आप आगे देखिए, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा cos² nx, यहां पर nx है, माइनस cos² n-1x, ये आप करोगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को साइन में चेंज कर देते हैं। तो sin² n-1x हो जाएगा माइनस sin² nx। अब हमें sin² a माइनस sin² b का फॉर्मूला पता ही है, कितना होता है, देखो इंटीग्रल तो वैसा का वैसा 0 से π/2, ये हो जाएगा sin nx माइनस x प्लस nx, और फिर आ जाएगा यानी कि sin a प्लस b और sin a माइनस b, nx माइनस x माइनस nx, ओके। अपॉन में कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो अब आप देखिए nx से nx कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा 0 से π/2 और यहां हो जाएगा sin 2n-1x, बगल में है sin x और नीचे भी है sin x, करेक्ट है। sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस
कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 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 टकरा करके प्लस हो जाएंगे, तो cos 2n माइनस 1x अपॉन 2n माइनस 1, लिमिटिंग फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, लिमिटिंग फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास -1 अपॉन 2n माइनस 1 आता है। इसका मतलब आपके पास अल्टीमेटली bn माइनस 1 की वैल्यू आई है -1 अपॉन 2n माइनस 1। आई है या नहीं आई है? बिल्कुल आई है। अब आप देखिए, अब अगर आपको n बराबर 3 डालना है तो आपको b3 माइनस b2 मिलेगा, यानी कि -1 अपॉन 5 मिलेगा। इसी प्रकार से b4 माइनस b3 के लिए आपको n बराबर 4 डालना पड़ेगा, तो -1 अपॉन 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 5 डालोगे तो आपके पास -1 अपॉन 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, 1 अपॉन b3 माइनस b2 कर दूं तो ये -5 बनेगा, फिर ये -7 बनेगा, फिर ये -9 बनेगा, यानी कि ये एक AP है और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? -2। तो दिस इज योर आंसर, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, y is equals to yx is the solution of the differential equation 2x square dy by dx minus 2xy plus 3y square equal to 0 such that y of e is equals to e by 3, then y of 1 is equal to। नॉर्मल क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप बर्नौली से कर सकते हो, और एक तरीका है होमोजेनियस से। मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 2x स्क्वायर से डिवाइड करा तो मेरे पास आएगा यहां पर y अपॉन x, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा y अपॉन x का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहां मेरे पास आ जाएगा y की पावर -2 dy बाय dx, फिर -1 अपॉन xy, ओके, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x स्क्वायर। करेक्ट है। उसके बाद देखिए -1 अपॉन y को आप t रख दें तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू वॉट? dt बाय dx। करेक्ट है, आया नहीं आया? अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी dt बाय dx प्लस t बाय x इज इक्वल्स टू 3 बाय x स्क्वायर में। तो अब ये बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहोगे तो e की पावर पर आएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स e की पावर ln x, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x। यहां से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ये सब मैंने जो किया वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ चुका है। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन लिखने का टाइम आया है। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशन होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू x, ठीक है, dx, यानी कि 3 अपॉन 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे जब आप तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन करने के बाद आप t को 1 अपॉन एक्स, सॉरी t को आप लोग किससे रिप्लेस करोगे? 1 अपॉन y से रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं, x बराबर e पर, y बराबर e बाय 3। इसको जब आप यहां पर रखोगे तो e से e कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 बाय 2, दैट मीन्स 3 बाय 2। करेक्ट है। उसके बाद आप इस c की वैल्यू को वापस ऊपर रख दीजिए तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आपको x बराबर 1 पर y की वैल्यू निकालनी थी। x बराबर 1 जब आप रखोगे तो ln 1 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास 1 अपॉन y बराबर सीधा आ जाएगा 3 बाय 2, दैट मीन्स y बराबर आ जाएगा 2 बाय 3। करेक्ट है। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। एक बार आप यहां पर आइए और यहां पर आप देख सकते हैं y को अगर आप vx रख दें तो आपका काम हो जाएगा। तो dy बाय dx जो है वो चेंज हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx में। करेक्ट है। तो अब आप ये रिप्लेसमेंट यहां पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए
v प्लस एक्स dv बाय dx माइनस v प्लस 3/2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है? v से v कैंसिल हो गया है, यहां पर बचा है x dv बाय dx इज इक्वल्स टू -3/2 वी स्क्वायर। यहां से आप 2dv अपॉन वी स्क्वायर को अलग कर लें, -3dx अपॉन x को अलग कर लो, और इसके बाद आप यहां पर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अनदर वे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है, इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं, इसका आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 ऑन द कर्व x इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स t प्लस sin t cos t, y इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स 1 प्लस sin t का होल स्क्वायर, t जो है वो 0 से π/2 चल रहा है, विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज π/3, देन y0 इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपके सामने। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए कि कोई कर्व है, उस पर किसी पॉइंट x0 y0 पर टेंजेंट खींची जाती है। करेक्ट है, टेंजेंट खींची जाती है, और वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? π/3 एंगल बना रही है। इसका मतलब आज आपको इस टेंजेंट का स्लोप गिवन है, विच इज नथिंग बट 10 π/3, विच कैन बी रिटन एज √3। तो स्लोप हैज बीन गिवन टू यू इक्वल टू √3। अब आपको कैलकुलस से dy/dx निकाल करके जो भी स्लोप को ही डिनोट करता है √3 के बराबर रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग आगे बढ़ सको क्वेश्चन में। तो अब हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए dy/dx जो हमें निकालना है, पैरामेट्रिकली हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 12 डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin t, और sin t का दोबारा होगा तो cos t, नीचे हो जाएगा 12 टाइम्स 1 प्लस cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। यह आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। 12 से 12 को काट दीजिए, फर्दर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए। dy/dx हैज बीन गिवन टू यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos t 1 प्लस sin t। इसके बाद आप क्या करोगे? ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2t। नाउ 1 प्लस cos 2t कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर t। cos t से cos t कैंसिल करते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि cos t 0 नहीं है, क्योंकि t π/2 नहीं है। ठीक है, तो आपके पास dy/dx आपको दे रखा है √3, और अभी अभी आपने सॉल्व करके इसको निकाला है 1 प्लस sin t अपॉन cos t के बराबर। इसको फर्दर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 cos t माइनस sin t इज इक्वल टू 1 लिखते हो, और अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। जब दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैं यहां पर फॉर्मूला बना सकता हूं, या तो मैं साइन का फॉर्मूला बना सकता हूं, या मैं कॉस का फॉर्मूला बना सकता हूं। मैंने कॉस का फॉर्मूला बना दिया, cos t प्लस π/6 हो गया, विच इज इक्वल टू cos π/3, विच इज इक्वल टू cos π/3। तो यहां से t प्लस π/6 किसके बराबर आ जाएगा? π/3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई? π/6 हो गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी थी, तो t की वैल्यू π/6 आप रख दीजिए। जब आप t की वैल्यू π/6 रख देंगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 2 sin 12 डिग्री माइनस 72 डिग्री को आपको सॉल्व करके बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको आप सबसे पहले लिख दीजिए sin 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 72 डिग्री। इसके बाद आप sin 12 डिग्री को बिल्कुल भी मत छेड़िए, माइनस बाहर निकालिए। sin 72 माइनस sin 12 डिग्री को आप देखोगे
साइन सी माइनस साइन डी जब आप लगाओगे तो आएगा 2 साइन 30 डिग्री और आएगा यहाँ पर कॉस 42 डिग्री, क्योंकि 84/2 बनेगा। ठीक है, आप देखोगे साइन 30 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। अब आपके पास बचा है साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। ओके, साइन 12 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको कॉस 78 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस 42 डिग्री। कॉस सी माइनस कॉस डी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। cos c minus cos d is minus 2 sin 78 minus 42/2 यानी कि साइन 18 डिग्री आ जाएगा, और फिर साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या आने वाला है, -2 साइन 18 डिग्री मीन्स √5 - 1/4, और साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पर। अब आपके पास क्या बचा है, माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो आपके पास बचा है √3 × 1 - √5/4। दिस इज योर आंसर विच इज सिटिंग इन ऑप्शन डी। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। साइन 12 डिग्री को, सॉरी 2 साइन 12 डिग्री को मैंने साइन 12 प्लस साइन 12 लिखा, उसके बाद फर्दर सॉल्व किया, मेरा आंसर डी ऑप्शन आया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बायस्ड डाई इज मार्क्ड विद नंबर्स 2, 4, 8, 16, 32, 32 ऑन इट्स फेसेस। याद रहे 32 दो बार है, करेक्ट है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस विद मार्क n इज 1/n। ठीक है, मतलब अगर आपको 2 लाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगर आपको 32 लाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/32 है। इफ द डाई इज थ्रोन थ्राइस, डाई को हमने 3 बार फेंका, then the probability that the sum of the numbers obtained is 48। 48 सम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सम 48 लाने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो तीनों बार 16 16 16 आ जाए, तब आपके पास सम 48 हो जाएगा, या फिर एक बार 32 आए और बाकी दो बार 8 8 आए। इसके अलावा और कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 16 आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/16, क्योंकि n आने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/n थी, तो 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16। अब ये 32, 8 और 8 ये तीन केसेस में आ सकता है भाई, पहली बार में 32, दूसरे में 8, तीसरे में 8, या फिर पहले वाले में 8, दूसरे में 32, तीसरे में 8। इस तरीके से तीन चॉइसेस हैं, तो उन तीन में से एक चॉइस को सिलेक्ट करो। अब 32 दो बार दे रखा था आपको, ठीक है, 32, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/32, क्योंकि आप दो अलग अलग केसेस को ले रहे होंगे। तो जब दो अलग अलग केसेस को लेकर के आप ऐड करोगे 1/32 प्लस 1/32 करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2/32 आ जाएगा। तो 2/32 इंटू 1/8 इंटू 1/8, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 13/2 की पावर 12। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन which has been given to you is logically equivalent to, इनमें से किसके बराबर होने वाली है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, अपने को पता होना चाहिए कि नेगेशन ऑफ P implies Q is actually P and negation Q। इस रिलेशनशिप का आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैपिटल P मान लेता हूं और इसको कैपिटल Q मान लेता हूं, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q को सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जरा, मैं रिजल्ट लगाऊंगा P एंड नेगेशन Q। कैपिटल P कौन है, कैपिटल P है नेगेशन Q एंड P, एंड नेगेशन कैपिटल Q। कैपिटल Q कौन है, नेगेशन P और Q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेगेशन Q एंड P, एंड यहां हो जाएगा P एंड नेगेशन Q, करेक्ट है।
इसको आप फाइनली लिख सकते हो P and negation Q. So this should be your answer, but this answer is ultimately equal to negation of P implies Q, जो कि मैंने सबसे पहले लिखा था. That means your answer is sitting in option C. करेक्ट है. तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम प्रॉपर्टीज आप लगाइए, आपका आंसर सी आ जाएगा. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों. इफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस के एक्स के ग्रेटर देन 0 इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट p and v is the vertex of the parabola, then the slope of the line through p and v is. देखो P और V से गुजरने वाली लाइन का स्लोप हमें चाहिए. इसका मतलब हमें सीधा सीधा P और V निकाल लेना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो उनसे गुजरने वाली लाइन की स्लोप भी हम आराम से निकाल सकते हैं. करेक्ट है. तो सबसे पहले मैं इस पैराबोला की वर्टेक्स निकाल लेता हूं. ठीक है, वर्टेक्स आप जानते हो, क्वाड्रेटिक की दुनिया में हम खेले हुए हैं. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है तो इसका जो वर्टेक्स होगा बच्चों वो होगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a. बिल्कुल यही होगा. तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस डी यानी कि 1 अपॉन 4 और माइनस 1. तो यहां से आपके पास v के कोऑर्डिनेट्स आ गए सीधे 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 4. बिल्कुल सही है. v के कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं. अब हमें ये दे रखा है कि लाइन जो है ये टेंजेंट है उस पैराबोला के. तो इसका मतलब है कि इस पैराबोला को ये लाइन टच कर रही है, और अगर टच कर रही है तो क्या हुआ होगा. देखो, जब मैंने x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर y में y की वैल्यू को 4 प्लस के एक्स रखा होगा तो डेफिनेटली एक काम हुआ होगा कि इस क्वाड्रेटिक का d कितना आया होगा, 0 आया होगा, क्योंकि टचिंग केस है. तो d बराबर 0 कर दीजिए. यहां से k की वैल्यूज आने की प्रबल संभावनाएं हैं. तो यहां से आप देखिए k माइनस 1 इज इक्वल टू या तो 4 या फिर माइनस 4 आएगा, यानी कि k बराबर या तो 5 या फिर माइनस 3 आएगा. लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि k तो पॉजिटिव दिया है. तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है. इसका मतलब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है विच इज y इक्वल्स टू 5x प्लस 4. y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4. अब अगर आपको p कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप इस कर्व को और इस लाइन को आपस में सॉल्व कर सकते हो. माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a से मैंने क्या किया, 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 4 v के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए. उसके बाद मैंने d बराबर 0 करके k बराबर 5 कर दिया. ठीक है, उसके बाद मैं k को डाल करके इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू को जब मैं यहां पर वापस से रखूंगा, यहां पर x की वैल्यू -2 अगर मैं रखूं y बराबर 5x प्लस 4 में. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं, -2 रख दूं, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी, जो कि यहां पर आ गई. तो ये मेरे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से -2 कॉमा -6 और v तो मैं निकाल ही चुका था. अब मुझे स्लोप ऑफ PV चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 4 में से -6 को माइनस कर दूंगा और फिर 1 अपॉन 2 में से मैं -2 को माइनस कर दूंगा. तो आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 5/2. तो सी इज द करेक्ट आंसर. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड. ठीक है, tan इनवर्स cos 15π/4 - 1 अपॉन sin π/4 को आपको सॉल्व करके बताना है. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. देखें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने माइनस बाहर निकाला, अंदर बचा मेरे पास tan इनवर्स और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस cos 15π/4 कैन बी रिटन एज 3π प्लस 3π/4 अपॉन sin π/4 इज 1/√2. दुनिया जानती है ये तो. माइनस बाहर वेट कर रहा है. tan इनवर्स अंदर बचेगा 1 cos 3π प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. माइनस माइनस टकरा करके प्लस हो जाएंगे. तो यहां पर आ जाएगा cos 3π/4. नीचे है 1/√2. करेक्ट है. और देखो cos 3π/4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं -1/√2 होती है. और नीचे है
1/√2। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास बचेगा अंदर केवल √2 - 1 और ये होता है π/8। तो आपका आंसर है -π/8। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए, लाइन y बराबर x + 1 मीट्स द ellipse x² / 4 + y² / 2 = 1 at 2 points P and Q. If R is the radius of the circle with PQ as diameter, then 3R² is equal to। एक लाइन है जो इस एलिप्स को मिलती है P और Q पर, ठीक है, इस एलिप्स को ऐसे P और Q पॉइंट्स पर मिल जाती है। R अगर रेडियस है ऑफ द सर्कल विद PQ as डायमीटर। अब कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया, मान लो हमने कोई सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जिसकी डायमीटर कौन थी, जिसकी डायमीटर PQ थी, ठीक है। तो अगर इस डायमीटर को हम 2R कहते हैं तो R इतना रीजन हो जाएगा या इतना हिस्सा आपके पास R हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे 3R का होल स्क्वायर पूछा है, करेक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये फोटो बनी हुई है आपके सामने। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, मैंने y बराबर x + 1 को एलिप्स में डाल दिया और इसको सॉल्व करके मैंने x की वैल्यूज निकाल ली। x की वैल्यूज निकालने के बाद जो कि ये दोनों आ रही थी, ठीक है, मैंने ये देखा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे PQ का आधा निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। आपके पास x की वैल्यूज तो आ चुकी है -2 + √10/3 और -2 - √10/3, करेक्ट है। अगर आप x = -2 + √10/3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 + √10/3। इसी प्रकार से अगर आप x की वैल्यू -2 - √10/3 रखते हो, कहां पर, इस लाइन में, कौन सी लाइन में, y बराबर x + 1 में, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - √10/3। इसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, विच मीन्स x2 - x1 का होल स्क्वायर। सोचो जब इनका डिफरेंस करोगे तो -2 से -2 कट जाएगा, √10 जुड़ जाएंगे तो 2 √10/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा और √10 जुड़ जाएगा, 2 √10/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/9 का दुगना, करेक्ट है, 40/9 का दुगना, यानी कि ये हो जाएगा 2 √20/3। कितना हो जाएगा, 2 √20/3। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, आपसे तो रेडियस पूछी, मतलब आपसे तो 3R² पूछा है, तो पहले R निकालते हैं। R कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि PQ/2 यानी कि √20/3। तो इसका मतलब 3R कितना हो जाएगा, √20, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3R अगर √20 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 20। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, दिस इज बी, then the number of elements in the set n, m belongs to 1 to 10, और जब आपको ये रिलेशन दे रखा है n into a की पावर n प्लस m into b की पावर m equals to is। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने a² निकाला। जब मैंने a² निकाला तो वो मुझे 2 - 2 1 - 1 यानी कि a ही मिल गया। जब मैंने b² निकाला तो मुझे b ही मिल गया, मतलब a और b दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ऐसा है तो a की पावर n को अपन सीधा a लिख सकते हैं और b की पावर m को अपन सीधा b लिख सकते हैं, तो na प्लस mb बराबर i हो जाएगा। दूसरी बात, अब आप देख सकते हो कि a और b को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 1 0 0 1 यानी कि i आ जाएगा, यानी कि a प्लस b ही किसके बराबर आ रही है, i के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब आपके पास केवल एक ही चॉइस है, वो है m और n जब दोनों 1 हो जाएं, तो ओनली 1 सेट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, fx आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² + 1, gx आपको दे रखा है 2x - 3 when x less than 0 and 2x + 3 when x greater than or equal to 0 in the open interval -1 से 1, then number of points where fog is discontinuous is equal to। -1 से 1 इंटरवल में आपको बताना है उन नंबर ऑफ पॉइंट्स को जिन पर की फॉग डिसकंटिन्यूअस है।
तो इसके लिए हमने क्या करा, देखिए ध्यान से। अपन जानते हैं fx 2x स्क्वायर प्लस 1 था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो बाय द प्रॉपर्टी इंटीजर कम्स आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा या बराबर तो रहेगा ही। खैर वो एक अलग बात है। उसके बाद देखो gx आपको दे रखा है। अब fog x बनाने के लिए एक बार आपको ये वाली डेफिनेशन डालनी पड़ेगी और एक बार आपको ये वाली डेफिनेशन डालनी पड़ेगी 2x प्लस 3। जब मैंने gx fog x निकालने के लिए gx की वैल्यू 2x प्लस 3 रखी तो मेरे पास ये आया 2 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर प्लस 1। मुझे इंटरवल क्या दे रखा था, मुझे इंटरवल दे रखा था -1 से 1, लेकिन -1 से 1 में भी अब मैं इसको इंटरवल को तोड़ सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे 2x प्लस 3 अगर यूज करना है तो मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैं 0 से 1 लूंगा या क्लोज 0 से 1 लूंगा, सही बात है। तो क्लोज 0 से 1 में मैं चेक करूंगा कि यहां पर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो जब मैं इसमें x इक्वल टू 0 डालता हूं बच्चों, तो मेरे पास आता है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले की बात कर रहा हूं, मेरे पास कितना आ रहा है 18। और जब मैं x की वैल्यू 1 डालता तो मेरे पास कितना आता, मेरे पास आता 50, करेक्ट है। लेकिन 1 तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि 1 पर तो ओपन है और 0 पर मैंने क्लोज लगा रखा है। तो 18 विल बी अचीव्ड बट 50 विल नॉट बी अचीव्ड। तो यानी कि यहां पर कब कब वो इंटीजर बना, क्योंकि जब जब वो इंटीजर बनेगा तब तभी वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये वो इंटीजर बनेगा 18 से लेकर 49 तक। तो 49 माइनस 18 यानी कि 31 पॉइंट्स यहां पर निकल करके आपके पास आएंगे जब आप पॉजिटिव साइड पर जाओगे। इसी प्रकार से जब आप x लेस देन 0 लोगे और gx की वैल्यू 2x माइनस 3 रखोगे, तब उस केस में आपके पास fog x बनेगा ट्वाइस इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस केस में जब आप x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 18। सिर्फ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं। और अगर आप x बराबर -1 रखते हो तो आपके पास वैल्यू फिर से आती है 50। लेकिन इस बार ना तो 0 शामिल है और ना ही -1 शामिल है, तो 18 पर भी ओपन और 50 पर भी ओपन, करेक्ट बात है। इस बार 19 से लेकर 49 तक के मेरे को इंटीजर्स मिलेंगे, तो उनको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 50 माइनस 18 माइनस 1, ये अगेन आपको 31 दे देगा। आपके टोटल आंसर हो जाएगा 31 प्लस 31 यानी कि 62 ऐसे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन 3 फॉर विच 12 इंटीग्रल आपको दे रखा है 3 से b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx विच इज इक्वल टू ln 49 बाय 40। तो ये किसके बराबर होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है, देखिए ये जो इंटीग्रल आपको दे रखा है इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट किया, जो कि 3 आ रहा था, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। 12 अपॉन 3, 3 से b एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तेज तरीका है डिफरेंस क्रिएट करना। बंटवारा करोगे, सेपरेशन करोगे, तो आपके पास यहां पर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इंटीग्रेशन 3 से b तक, बाहर तो 4 है ही, इंटीग्रेशन को हम बांट देते हैं, माइनस 3 से b, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि होता है ln x माइनस ए 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। उसको जब आप लगाओगे तो आपके पास ये चीजें आएंगी। यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट ln mod b माइनस 2 माइनस ln 1/5 एंड माइनस 2 ln mod b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1। 2 कैसा आया, मैंने इस 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ तो एक कट गया और यहाँ पर जब ये आया तो 4 अपॉन 2 2 हो गया, ठीक है, प्लस 2 ln 1/2 विच इज इक्वल टू ln 49/40। यहां से आप क्या करोगे, इन दोनों को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और ये जो माइनस वाला है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप देखिए इसको आप लिख सकते हो कितना, ln 1/4, करेक्ट है, ये हो जाएगा ln 1/4, और उसके यहां पर लिखा हुआ है माइनस ln 1/5। इन दोनों को जब आप कलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ln 5/4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद मैं फाइनली लॉग को रिमूव कर दूंगा। जब मैं लॉग को रिमूव करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आने वाली है, b की वैल्यू आफ्टर सम कैलकुलेशन, जो कि आप कर सकते हो मेरे ख्याल से 6 आ जाएगी, तो b इज 6, ठीक है।
क्या दे रखा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन x होल पावर 10 इज 5 की पावर 10 माइनस बीटा इंटू 3 की पावर 9, देन बीटा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, 10 CR 2x क्यूब 10 माइनस r 3 अपॉन x होल पावर r। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 10 CR 2 की पावर 10 माइनस r x 30 माइनस 4r इंटू 3 की पावर r। नाउ क्वेश्चन ने बोला है कि हमें x की सभी इवन पावर्स के कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो इवन पावर्स के लिए ये एक इवन नंबर होना चाहिए। ये इवन नंबर कब कब होगा, ये इवन नंबर तब तब होगा जब एक तो r बराबर 0 हो जाए, 1 हो जाए तो भी हो जाएगा, 2 हो जाए तो भी हो जाएगा। ऐसे करते करते आप कहां तक चले जाओगे, आपको जाना पड़ेगा 7 तक, क्योंकि 8 डालते ही वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 से लेकर 7 तक आप r की वैल्यूज यहां पर डाल सकते हो। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको सिंपली ये चाहिए 10C0 2 की पावर 10 प्लस 10C1 2 की पावर 9 इंटू 3 प्लस 10C2 2 की पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते 10C7 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7, ये सम आपको निकालना है। जैसे ही आपने इसको देखा, आपके दिमाग में बात आई कि हम 2 प्लस 3 की पावर 10 का एक्सपेंशन करते हैं, और 2 प्लस 3 की पावर 10 के एक्सपेंशन में हमारे पास 10C0 2 की पावर 10 से लेकर के 10C7 2 की पावर 3 3 की पावर 7 तो क्रिएट होगा ही, साथ में कुछ 3 टर्म्स और क्रिएट होंगी, 10C8 वाली, 10C9 वाली और 10C10 वाली। पूरी पूरी टर्म मैंने नहीं लिखी, मैंने बस आपको बता दिया कि ये भी आएगा। अब आपको तो यहां से लेकर यहां तक का सम चाहिए, तो आपको 5 की पावर 10 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा उधर ले जाकर के माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए मैंने जो बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, r बराबर 0 से लेकर 7 तक आपको सारे लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको ये वाला सम चाहिए। इस वाले सम को निकालने के लिए मैंने 2 प्लस 3 की पावर 10 का एक्सपेंशन लिखा, और इस एक्सपेंशन को लिखने के बाद आप देख सकते हो 10C8 10C9 और 10C10 वाली टर्म्स को आपको उधर ले जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप उन सबको इधर लेकर आ जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, यही आपका आंसर होने वाला है 5 की पावर 10 माइनस दिस पूरा। इसको सॉल्व आप करके जब देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो 10C8 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9/2, है ना, 2 स्क्वायर एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 की पावर 8 एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 की पावर 9 चाहिए आंसर में, तो मैंने यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 3 की पावर 9 को मैं क्रिएट कर सकूं, तभी तो वो कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 10 है, 10 इंटू 2 है, और साथ में 3 की पावर 9 था, वो तो अपन कॉमन निकाल ही चुके हैं। और यहाँ पर 10 है और 3 की पावर 10 था, यहाँ से 3 की पावर 9 को जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर 3 बचा। ठीक है, अब 3 की पावर 9 बाहर आ चुका है और मेरे पास अंदर सॉल्व करने पर 83 आएगा। दैट मीन्स जो बीटा की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, जो कि 3 की पावर 9 के बगल में लिखी हुई है, वो कौन है, 83 है। ठीक है, सो 83 इज द करेक्ट आंसर। ये बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीन of the numbers 1 2 3 n where n is odd is 5 into n plus 1 upon n, then n is equal to mean deviation about the mean जब n odd है, कितना दे रखा है, 5 into n plus 1 upon n। तो आपसे n पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मीन ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए मीन कितना हो जाएगा, 1 से लेकर n तक का सम अपॉन n विच इज n प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, और नीचे n बैठा हुआ है, n से n कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1/2 बच गया। आपको n दे रखा है कि ऑड है, तो n को आप 2k - 1 मान लीजिए। अगर आप n को 2k - 1 मान के यहाँ पर रखते हो तो ये हो जाएगा 2k - 1 प्लस 1/2। दैट मीन्स मीन आपके पास आ जाएगा k के बराबर। मीन किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप मीन को माइनस करोगे और फिर उसका वापस से मीन लोगे, यही तो होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आप देखिए जब आप इसको
ऐड कर रहे हो तो 1 माइनस के, फिर 2 माइनस के, ऐसे करते करते कभी ना कभी आप k माइनस के पर आए होंगे। और इससे भी पहले आप कहां पर आए होंगे, देखिए k माइनस के से पहले आप आए होंगे k माइनस 1 माइनस के पर, और फिर आप आए होंगे k माइनस के पर, फिर आप आए होंगे k प्लस 1 माइनस के पर, फिर आप आए होंगे k प्लस 2 माइनस के पर, करेक्ट है। और ऐसे करते करते आप गए होंगे n माइनस के पर, और n तो क्या है 2k माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर k से k कटा होगा और आपके पास 1 आ गया वापस से, मतलब 1 आ चुका है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर 0 आ चुका है, फिर उसके बाद k से k कट के 1 यहाँ पर भी आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं वही रिपीट होंगी 0 के बाद यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब आप 2k माइनस 1 रखोगे तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर के कितना आने वाला है बच्चों, ये सॉल्व होकर के आने वाला है 2k माइनस 1 माइनस k, यानी कि k माइनस 1। तो आप देख सकते हो पहले आप 1 माइनस k से 1 तक चले हो, फिर 0 हुआ, फिर 0 के बाद क्या हुआ है 1 से लेकर k माइनस 1 तक आप चले हो, तो यानी कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये 2 टाइम्स हो गया और ये 0 को मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉड हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर अब आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स 1 से लेकर k माइनस 1 तक का सम कितना होगा, k इंटू k माइनस 1 अपॉन 2, और नीचे कौन है n, करेक्ट है, बिल्कुल ही आ जाएगा। 2 से 2 को आप कैंसिल कर दीजिए तो k इंटू k माइनस 1 अपॉन n आ गया। अच्छा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपने n बराबर 2k माइनस 1 माना है तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2 हो गई, वो वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। तो k की वैल्यू हो गई n प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पर k माइनस 1 ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट 5 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन n। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एंड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट you will be getting the value of n as 21. So 21 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ए क्रॉस बी दे रखा है 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, एंड ए डॉट बी प्लस 21 आपको 0 दे रखा है, बी माइनस ए डॉट के माइनस जे, बी प्लस ए डॉट आई माइनस के, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ये तो पता ही है कि ए क्रॉस बी आपको कितना दे रखा है 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस 4 के कैप, और अपने को ये पता ही है कि अगर मैं ए क्रॉस बी डॉट बी कर दूं तो आंसर 0 आ जाता है। अब ए क्रॉस बी डॉट बी जब करूंगा, यानी कि मैं बी को इसके साथ जब डॉट करूंगा तो मेरे पास आएगा 13 माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहां से 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12 आएगा, दैट मीन्स लैम्डा बराबर मेरे पास 3 आने वाला है, लैम्डा बराबर मेरे पास 3 आने वाला है। लैम्डा बराबर 3 आ गया तो क्या मेरे पास बी वेक्टर आ गया, बिल्कुल आ गया। बी वेक्टर कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर आ चुका है। मुझे जो एक्सप्रेशन दे रखी है वहां पर अब मुझे ए वेक्टर की भी जरूरत है, ठीक है। ए वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, करेक्ट है। अब आप क्या करो, यहां पर दोनों तरफ बी से क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, करेक्ट है। फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा बी डॉट बी यानी कि मॉड बी का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों का क्रॉस आपको करना है, तो डिटर्मिनेंट का सहारा लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर है 1 1 3,
और ये है 13 -1 -4, करेक्ट है। मॉड बी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ रहा है, √11, तो मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा 11। यहाँ पर है ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू -21 है, क्योंकि ए डॉट बी प्लस 21 आपको 0 दे रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आप लिख सकते हो -4 + 3 यानी कि -i कैप, फिर आ जाएगा -4 -39 यानी कि +43 k कैप j कैप, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस का 14 k कैप। फाइनली अब हम ए वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 11 ए वेक्टर बराबर आ चुका है -22 i कैप प्लस 22 j कैप -77 k कैप। तो यहां से आपके पास ए वेक्टर निकल करके आएगा बच्चों -2 i कैप प्लस 2 j कैप -7 k कैप। ये जो वेक्टर आपके पास आया है, ए वेक्टर आया है। अब आप b माइनस ए निकाल सकते हो, b प्लस ए भी निकाल सकते हो। आइए हम निकालते हैं। जब मैं b वेक्टर माइनस ए वेक्टर करूंगा, देखो यहां पर निकाल रहा हूं, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर करूंगा, यानी कि मैं 1,1,3 में से मैंने i कैप j कैप k कैप की जगह 113 लिख दिया, आप समझ जाना। माइनस करूंगा मैं उसमें से -2, 2 और -7 को, तो ये कितना हो जाएगा 3 -1 और 10, ठीक है। और जब मैं b वेक्टर प्लस a वेक्टर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है मुझे, यानी कि 1,1,3 प्लस -2, 2, -7, ये हो जाएगा -1, 3 और -4, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, b माइनस ए को डॉट करना है k के साथ। तो जब मैं b माइनस ए को डॉट करूंगा k के साथ तो सिर्फ 10 ही आंसर आएगा, सही बात है, तो मैंने 10 यहां पर लिख दिया। फिर b माइनस ए को मुझे डॉट करना है j के साथ, माइनस साइन के साथ, तो माइनस पहले मैं लगा देता हूं, और j के साथ डॉट करूंगा तो -1 ही आंसर आएगा, तो ये -1 हो गया दोस्तों, करेक्ट है। प्लस ये तो मैंने पहला वाला सॉल्व कर लिया, यानी कि b माइनस ए डॉट k माइनस जे सॉल्व, प्लस b प्लस ए डॉट आई, तो b प्लस ए डॉट आई करूंगा तो उसमें से केवल -1 ही आएगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है। और b प्लस ए को डॉट करना है माइनस के साथ, तो माइनस पहले मैंने लगा दिया, और k के साथ करूंगा तो यहाँ -4 आएगा, तो ये -4 हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 11 + 3 यानी कि 14। सो 14 शुड बी योर आंसर। समझ में आया? बस हमें b वेक्टर और a वेक्टर निकालना था, जो मैंने आपको निकाल के बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट रिपीटेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स। कईयों बार अपन क्लास इलस्ट्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बताना है जिसमें 1 डिजिट रिपीट हो एग्जैक्टली 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए केसेस बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे केस 1 लिया मैंने, जब 2 जीरो हो हमारे पास, ठीक है, और दोनों जीरो रिपीट हो रहे हो, है ना, तो फिर ये जो एक नंबर आया है आपके पास ए, ये 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास टोटल 9 चॉइसेस हो गई पहले केस में। दूसरा केस, जब एक ही जीरो हो, जब एक ही जीरो हो तो फिर आपके पास क्या होगा, ए बिठाने के, आप भाई एक ही जीरो है, जीरो एक ही लेना है, तो बाकी 2 डिजिट रिपीट होंगी, क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली एक डिजिट 2 बार रिपीट होनी चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पर अब ए के पास कितने चॉइस है, 9 चॉइसेस हैं, तो इस केस में भी आपके पास 9 चॉइसेस हो गए ए के लिए, और इस केस में भी आपके पास 9 चॉइसेस हो गए, तो टोटल कितने हो गए 18 चॉइसेस, करेक्ट है। केस 3 है जब कोई जीरो ना हो, जब कोई भी जीरो ना हो तो इसका मतलब ए और बी दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। अब नॉन जीरो है तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगे, देखो 9 चॉइसेस तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो देखो जैसे ए को भरने के लिए मेरे पास 9 चॉइसेस हो गई, तो अब बी को भरने के लिए मेरे पास 8 ही चॉइसेस हैं। सेम टू सेम सीन यहाँ पर भी है मेरे पास, सेम टू सेम सीन यहाँ पर भी है मेरे पास। तीनों केसेस को लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 9 × 8 मीन्स 216 हमारा आंसर हो जाएगा।
लेकिन ये तो सिर्फ केस 3 का आंसर है। अगर हमें टोटल आंसर निकालना है तो हमें तीनों केसेस में आए हुए आंसर्स को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 9 + 18 + 216 शुड बी आवर आंसर which comes out to be 243. So 243 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, fx आपको दे रखा है mod x - 1 x square - 2x - 3 plus x - 3 if small m and capital M are respectively the number of points of local minimum and local maximum of f in the interval open 0 से 4. ठीक है, ओपन 0 से 4 दिया है, देन स्मॉल m प्लस m किसके बराबर होगा? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स का सम निकालना है आपको। तो इसके लिए मैंने क्या करा, देखिए fx को सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया मॉड को खोल करके। ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इंटरवल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 0 से 1, 3 से 4 और 1 से 3। उसके बाद देखिए मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ कैसे बनाया है मैंने, जैसे इस वाली ब्रांच को अगर मैं लूंगा x - 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा x स्क्वायर -1 + 1 जो कि x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, करेक्ट है। उसके बाद नीचे वाली ब्रांच का ग्राफ बनाने के लिए मैंने x - 3 को फिर से कॉमन निकाला, अंदर बचेगा मेरे पास 2 - x स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे -(x - √2 x + √2 × x - 3। इसका ग्राफ आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, करेक्ट है। अब मैंने इंटरवल वाइज इस ग्राफ को शेड कर दिया, तो आप देखो 0 से 1, फिर 1 से 3 और फिर 3 से 4 आपको ग्राफ नजर आ रहा है। 0 और 4 तो ओपन है, तो बीच में आपको जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक तो 1 है जहां पर फंक्शन नॉन डेरिवेबल था, जब आप चेक करोगे तो मिलेगा आपको। 3 पर भी नॉन डेरिवेबल है क्योंकि शार्प कॉर्नर्स बन ही रहे हैं। और एक पॉइंट ये आएगा जहां पर मैक्सिमा बन रहा है। ये कब आएगा? जब आप f' को 0 रख दोगे। जब f' को 0 रख दोगे तो आपके पास 1 + √5/3 आएगा, जो कि यही पॉइंट है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 2 + 1 यानी कि 3। कितने हो गए? 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला be 5/4 if the equation of the normal at point 8/√5, 12/5 on the hyperbola is 8√5x plus beta y equal to lambda, then lambda minus beta is equal to किसके बराबर होगा? तो इसके लिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले देखिए आपके सामने मैंने एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया है, यानी कि b² इज इक्वल टू a² e² - 1। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। यहां से मेरे पास b² इज इक्वल टू 9/16 a² आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से मैंने b² की वैल्यू को यहां पर हाइपरबोला में रख दिया। उसके बाद देखिए हाइपरबोला जो है वो कहां से पास हो रहा है? इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, फिर मेरे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? हाइपरबोला की इक्वेशन लिख देनी है। अब इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी हाइपरबोला के लिए? वो होती है a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। यहाँ पर a² की और b² की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, और x1 और y1 क्या है भाई? आपको दे ही रखे थे ना वो, तो 8/√5 12/5। इन पॉइंट्स को रख दिया मैंने x1 y1 की जगह पर। तो यहां से आप देखिए आपके पास जो नॉर्मल की इक्वेशन वो इस तरीके से आती है। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू 15 और लैम्डा की वैल्यू 100 आएगी। आपको लैम्डा माइनस बीटा निकालना है। इसका मतलब 100 - 15 दैट मींस 85 इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेट L1 बी द लाइन इन xy प्लेन विद x and y इंटरसेप्ट्स 1/8 and 1/4√2 respectively. L2 be the line in zx plane with x and z intercepts -1/8 and -1/6√3 respectively. If d is the shortest distance between the line L1 and L2, then d square d की पावर -2 is equal to, ये आपको बताना है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा है, देखिए L1 लाइन अपन ने लिख ली। कैसे लिख ली? आपको पता है x/x इंटरसेप्ट लगाओ प्लस y/y इंटरसेप्ट लगाओ, ठीक है, इक्वल टू 1। इसी प्रकार से L2 लाइन मैंने लिख ली। ठीक है, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो L1 पर। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया 1/8, 0,0। ठीक है, और ऐसे ही आप एक और पॉइंट अज्यूम कर लो 0, 1/4√2, 0। ये सब मैंने L1 पर अज्यूम किया है।
अब जो P1 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कर दीजिए आप, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज का डिफरेंस कर दीजिए। इसी प्रकार से L2 पे मैंने एक पॉइंट मान लिया और दूसरा पॉइंट भी मान लिया, इनका भी डिफरेंस मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यही तो मुझे करना है। तो मैंने सबसे पहले P1 क्रॉस P2 निकाला। P1 क्रॉस P2 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा ये आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, और सी वेक्टर कितना हो जाएगा A1 माइनस B1, यानी कि 1/4, 0, 0। और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कौन है, D इज इक्वल्स टू C डॉट N अपॉन मॉड N का मैग्नीट्यूड, विच कम्स आउट टू बी 1/√51। ये तो D की वैल्यू हुई 1/√51, लेकिन आपको तो D स्क्वायर निकालना था, -2 के साथ D की पावर -2 निकालना है, विच इज 51। कितना है, 51। सो 51 इज योर आंसर, ठीक है, थैंक यू।